एहसान फरामोश किस्त नंबर 4। और ये चीख शुमाइला की थी, क्योंकि इसके ख्वाबो ख्याल में भी ये बात नहीं थी कि रिवाल्वर के अंदर गोली भी होगी। और शमस ने भी नहीं कहा था कि रिवाल्वर खाली है, और शमस को भी ये मालूम नहीं था कि रिवाल्वर के चैम्बर में एक गोली रह गई है। लेकिन शमस की जिंदगी बाकी थी और शुमाइला के मुकद्दर अच्छे थे कि न जाने कैसे इसने रिवाल्वर की नाल अचानक शमस के चेहरे से हटाकर ट्रैगर दबाया, और जब गोली चल गई तो वो शमस की नाक के करीब से गुजर गई। शमस की हालत जो खराब हुई सो हुई, शुमाइला की रूह फना हो गई। इसने बेसाख्ता एक चीख मारी जो कमरे के दरो दीवार से टकराकर फजा में तहलील हो गई और शुमाइला के कदम लड़खड़ा गए। वो कटी हुई पतंग की तरह जमीन पर गिरने लगी तो शमस ने इसे अपने बाजू में ले लिया। इसके चेहरे का रंग हल्दी की तरह जर्द पड़ गया था और वो फटी फटी आंखों से शम्स को देख रही थी। इट्स ओके, इट्स ओके। शमस ने इसकी ढारस बंधाई और सहारा देकर कुर्सी पर बिठाया। आप? इसने शमस की तरफ गहरी नजरों से देखते हुए कुछ पूछना चाहा। हाँ हाँ, मैं ठीक हूँ, बिल्कुल, अल्लाह ने बहुत कर्म किया। शमस ने शुमाइला की बात को समझते हुए तसल्ली दी, लेकिन शुमाइला हवास बाख्ता थी। वो कोई जुमला पूरा अदा नहीं कर पा रही थी। शमस ने फौरन शुमाइला की बात को समझ लो कहने लगा, मुझे कुछ पता नहीं ये गोली कैसे अंदर रह गई, लेकिन आप परेशान ना हो, ये मेरा फॉल्ट है, आपका नहीं। इसने शुमाइला को तसल्ली देते हुए कहा। शुमाइला ने एक बार फिर नामुकम्मल जुमला बोलने की कोशिश की। खुदा ना खास्ता अगर मुझे गोली लग भी जाती तो क्या होता, मर जाता ना, बस। शमस ने बात को गैर संजीदा लेते हुए बोला, आपके हाथ से, खुदा ना करे। शुमाइला ने हाथ शमस के होंठों की तरफ बढ़ाया, लेकिन आधे रास्ते में रोक लिया। इसे गालिबन एहसास हो गया कि वो जाहिद नहीं शमस है और इसे अपने हाथ और आसाब काबू में रखने चाहिए। लो पानी पी लो और अपने आप को ठीक करो, कुछ हुआ तो नहीं ना, लो पानी। शमस पानी का गिलास लेकर अंदर आया और अपने हाथ से शुमाइला को पिलाया। अब ठीक हो जाओ आप, इसने शुमाइला को तसल्ली दी। फिर शाम को जाहिद के आने तक वो नॉर्मल हो गई, लेकिन खौफ और आसबी तक इस पर तारी था। जाहिद अली ने जब अपनी मोटरसाइकिल खड़ी की तो इसे बच्चों ने बाहर बता दिया कि अम्मी से गोली चल गई। ओह गॉड! जाहिद ने पूरी बात सुनी ना समझी, घबराया हुआ तेजी से अंदर आया जहाँ शमस ने इसे पूरी बात बताई और बार बार माफी मांगी कि इसकी गफलत की वजह से एक बड़ा हादसा होते होते रह गया। अल्लाह का शुक्र करो हादसा नहीं हुआ। जाहिद ने हादसे के तस्वुरी से झुरझुरी ली और शुमाइला की तरफ मुड़कर कहने लगा, शमी जो हो गया सो हो गया, अब सुबह पहला काम ये करो कि जाके कुछ अपनी जान का सदका दे आओ। हाँ, मेरे भी जहन में था, सुबह पहला काम यही करूंगी। इसने जाहिद अली का हाथ फरते जज्बात से थाम लिया। वैसे भी जाहिद अली को देख इसके चेहरे पर परेशानी मजीद नुमाया हो गई थी। इसका जी चाह रहा था कि वो जाहिद के कंधे पर सर रखकर खूब रोए। टेक इट इजी। जाहिद ने इसकी दिल की कैफियत को समझकर ढारस देते हुए कहा, जो हुआ इसे भूल जाओ और जो नहीं हुआ इसके लिए शुक्र अदा करो और आइंदा के लिए मुहतात रहो। ये बात जाहिद ने मालूम नहीं किन मायनों में कही थी। लगता था जैसे वो कोई बात मायनेखेज अंदाज में कह गया हो और फिर वो हुआ जो अभी तक नहीं हुआ था, जिसका जाहिद को ख्याल भी नहीं था। इसने एक दिन वो भी देख लिया। इसने अपनी आंखों से देखा कि आसमान जैसे टूट पड़ा है और जमीन जैसे फटने लगी है। छुट्टियां करने और घर बैठकर आराम करने की आदत जाहिद को नहीं थी। कैसे भी हालात हो जाएं, वो कॉलेज से छुट्टी नहीं करता था। उस दिन भी सुबह जब वो कॉलेज के लिए रवाना हुआ तो इसकी तबीयत खासी ख़राब थी। इसे शदीद चक्कर आ रहे थे, लेकिन फिर भी इसने आराम नहीं किया और कॉलेज के लिए रवाना हो गया। जब इसकी मोटरसाइकिल रोड पर जा रही थी तो इसे यूँ लगा जैसे मोटरसाइकिल नहीं बल्कि सड़क दौड़ रही है। वो सड़क के अतराफ खड़ी बड़ी बड़ी इमारतें दौड़ रही हैं। इससे हर शय घूमती हुई दिखाई दे रही थी। कॉलेज पहुंचकर इसने वो मुश्किल एक पीरियड लिया, दूसरा पीरियड पढ़ाने की इसमें सकत नहीं थी। वो क्लास छोड़कर कॉलेज के बराबर में एक प्राइवेट अस्पताल के वाकिफ का डॉक्टर के पास चला गया। डॉक्टर जब जाहिद का ब्लड प्रेशर चेक किया तो चौंक गया। जाहिद साहब हैरत है, इतने ब्लड प्रेशर में मोटरसाइकिल चला के कॉलेज तक कैसे पहुंचे? क्या ज्यादा है? जाहिद ने पूछा। ज्यादा नहीं, बहुत ज्यादा। डॉक्टर ने तशवीश का इजहार किया। इस ब्लड प्रेशर में तो कुछ भी हो सकता है। पहले तो मुझे कभी नहीं हुआ ब्लड प्रेशर। जाहिद ने कदरे हैरत से कहा। पहले कभी आपने चेकअप नहीं कराया होगा और इतना ज्यादा कभी हुआ नहीं होगा कि आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ता, लेकिन आज तो बहुत शूट कर गया है। डॉक्टर ने तशवीश जाहिर की तो जाहिद ने सवाल अंदाज इख्तियार करते हुए पूछा, तो क्या मेरा मशवरा के फौरन एडमिट हो जाइए? डॉक्टर ने राय दी। नहीं डॉक्टर, एडमिट तो मैं नहीं हूँगा। जाहिद साफ इनकार करते हुए बोला, तो फिर मैं दवा दे देता हूँ, एक गोली भी खा ले और घर जाकर आराम करें। डॉक्टर ने उसका लिखा और अपने पास से एक टेबलेट ब्लड प्रेशर की दी और जब जाहिद जाने लगा तो डॉक्टर ने जाते जाते मशवरा देते हुए कहा, और हाँ, इस कंडीशन में मोटरसाइकिल नहीं चलाएंगे आप? नहीं चलाऊंगा। जाहिद ने डॉक्टर की राय मानते हुए कहा, गाड़ी आज कॉलेज में ही छोड़ जाऊंगा।
اور پھر ظاہر نے ایسا ہی کیا۔ وہ خود بھی محسوس کر رہا تھا کہ اس کی کیفیت آج ایسی نہیں ہے کہ موٹر سائیکل چلا سکے، اور اسے حیرت بھی ہو رہی تھی کہ اچانک اس کے ساتھ ایسا کیوں ہوا۔ ڈاکٹر نے اس سے پوچھا تھا کوئی ٹینشن تو نہیں ہے؟ ٹینشن؟ وہ سوچ میں پڑ گیا۔ پھر اس نے کہا نہیں ڈاکٹر، ٹینشن تو نہیں، لیکن ماں نے اسے محسوس کیا جیسے وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ ضرور اس کے تحت شعور میں کوئی نہ کوئی ٹینشن ہوگی جسے وہ کوئی نام نہیں دے سکا۔ تاہم اس نے اس بات پر زیادہ دھیان نہیں دیا اور موٹر سائیکل چوکیدار کے سپرد کر دی۔ کوچنگ سینٹر میں بھی فون کر دیا کہ وہ شام کو نہیں آ سکے گا۔ وہ پھر ایک ٹیکسی پکڑ کر گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ ٹیکسی اس نے گھر کے پاس روکی اور اتر کر مکان کی طرف گیا۔ یہ اس کے بچوں کے اسکول میں ہونے کا وقت اور اس کی بیوی کے گھر میں موجود رہنے کا۔ اگر وہ اپنی موٹر سائیکل سے آیا ہوتا تو شمالہ موٹر سائیکل کی آواز پہچان کر فوراً گھر سے باہر نکل آتی، بلکہ حیرت زدہ ہو جاتی۔ زاہد کبھی دن کے وقت گھر نہیں لوٹا تھا۔ زاہد گیٹ کی طرف گیا اور جو ہی اس نے گھنٹی بجانے کے ڈور بیل پر ہاتھ رکھا تو جیسے ہاتھ رکھنے سے پہلے اسے ایک کرنٹ سا لگا۔ اس نے ہاتھ پیچھے ہٹا لیا۔ اس کی نظر اچانک شمس کی موٹر سائیکل پر پڑی جو گیٹ سے ہٹ کر دیوار کے ساتھ کھڑی تھی۔ یہ کیا؟ زاہد نے سوچا، یہ تو میرے ساتھ صبح نکلا تھا اور کہہ گیا تھا کہ آج اسے 3-4 جگہ وزٹ کرنا ہے، واپسی میں دیر ہو جائے گی۔ یہ تو صبح صبح واپس آ گیا، کیوں؟ زاہد کے دماغ میں اچانک یہ کیوں کی سوئی کی طرح اٹک گیا اور ایک ساتھ کئی وسوسے اس کے دماغ میں سیٹیاں بجانے لگے۔ اسے گھنٹی بجانے سے گریز کرتے ہوئے عقبی کمرے کی طرف دھیرے دھیرے قدم بڑھائے۔ یہ شمس کا کمرہ تھا۔ اس کے کمرے کی باہر کی طرف کھلنے والی دونوں کھڑکیاں بند تھیں۔ وہ پیچھے کی طرف اندر گلی میں گیا جہاں تیسری کھڑکی تھی۔ یہ کھڑکی کھلی تھی لیکن اس کے پردے بہت دبیز تھے۔ زاہد کھڑکی کے پاس رکا، ادھر ادھر دیکھا اور پھر پردے کو بے آواز طریقے سے تھوڑا سا سرکا کر اندر جھانکا۔ اندر جھانکتے ہی اس کے دماغ میں دھائیں سے ایک بم پھٹ گیا۔ ایک دھماکے ایک زلزلے سے سر سے پاؤں تک ہلا دیا۔ اس نے ایک لمحے کے لیے پردہ ہٹایا تھا اور اس ایک لمحے میں اس نے ایک قیامت کا منظر دیکھ لیا۔ اب اس میں مزید دیکھنے کی سکت نہ تھی۔ اس نے فوراً پردہ گرا دیا۔ اوف خدایا، کیا شمیلہ ایسی بھی ہو سکتی ہے؟ ایک پنچ جیسے اس کے سر میں لگا اور وہ کسی ناک آؤٹ ہونے والے باکسر کی طرح لڑکھڑا گیا۔ اوف خدایا، یہ ہے وہ دوست شمس جس کو میں فٹ پاتھ سے اٹھا کر لایا اور اپنے سر پر بٹھایا دیا تھا۔ زاہد کو جیسے دوسرا پنچ لگا اور وہ مکمل ناک آؤٹ ہو گیا۔ پھر کمرے کے منظر کو چار دیوارے میں ہی آزاد چھوڑ دیا اور خود الٹے قدموں کمرے کی دیوار سے پیچھے ہٹ گیا اور پھر مڑ کر واپس سڑک کی طرف جانے لگا، لیکن اسے یوں لگا جیسے وہ سرکس کے اندر گھومنے والی تیز رفتار برقی گاڑی میں بیٹھا چکر کھا رہا ہو۔ اب اسے صحیح معنوں میں زمین و آسمان، درخت، بلڈنگیں، سڑکیں، کاریں، ہر چیز گھومتی ہوئی دکھائی دے رہی تھی۔ ڈاکٹر نے تو یہ مشورہ دیا تھا کہ موٹر سائیکل چلا کے نہیں لے جانا، لیکن وہ اب تو زمین پر بھی سیدھے قدم نہیں چل پا رہا تھا اور اسے چلتے ہوئے کچھ معلوم نہیں ہو رہا تھا کہ وہ آگے کی طرف جا رہا ہے، پیچھے کی طرف چل رہا ہے، وہ چل رہا ہے یا زمین اس کے پاؤں کے نیچے سے سرک رہی ہے۔ اس کا دماغ مکھیوں کا چھتا بن گیا تھا جہاں خیالات کی بھن بھناہٹ اس کے سر پر ہتھوڑوں کی طرح لگ رہی تھی اور اس کی سوچ کے تمام راستے آپس میں گڑبڑ ہو گئے تھے۔ یا اللہ، ایسا کیوں ہوا ہے؟ وہ سوچنے لگا، اگر میں اپنی آنکھوں سے نہ دیکھتا بلکہ یہ سب کوئی اور آ کر بتاتا تو میں شمائلہ کی بے وفائی کا کبھی یقین نہ کرتا، کیونکہ اس کی وفا پر میرا ایسا یقین تھا جیسے کوئی سورج کی روشنی اور اس کے طلوع پر یقین رکھتا ہے۔ ہاں، طلوع آفتاب ایک حقیقت ہے اور غروب آفتاب دوسری حقیقت، اور آج اس کی شمی، اس کی محبت، اس کی وفا، اس کے لفظوں کی سجائی، اس کے رویوں کا خلوص اور اس کی شخصیت کے حسن کا سورج غروب ہو گیا تھا۔ اس کی سوچ کا دھارا رکا تھا، تھما، پھر چل پڑا۔ لیکن کیوں؟ شمائلہ نے ایسا کیوں کیا؟ کہ میری محبت میں کسی قسم کی کمی رہ گئی تھی؟ کیا میں اس کا کوئی مطالبہ پورا نہیں کر سکا تھا؟ کیا میں اس کی خوشی اور اس کی اطمینان کے معیار سے کم تھا؟ میری زندگی میں تو کوئی دوسری عورت نہیں تھی۔ شمائلہ جانتی تھی کہ آسمان سے اتری اپسرا بھی اس کے سامنے میرے نزدیک ہیج تھی۔ میں نے تو اسے اس طرح ٹوٹ کر چاہا کہ شاید ہی کسی اور نے چاہا ہوگا، تو پھر کیوں؟ شمائلہ نے ایسا کیوں کیا؟ اور وہ احسان فراموش شمس جو میرے لڑکپن کا دوست تھا، میں نے دوست بن کر جس کی دستگیری کی، زمین سے اٹھا کر چھاتی سے لگایا، اس نے میری دوستی، میری ہمدردی، میری نیکی کا یہ بدلہ دیا مجھے۔ ارے ڈائن بھی 10 گھر چھوڑ دیتی ہے، ڈاکو بھی پڑوس میں ڈاکہ نہیں ڈالتا، اور یہ تو ایسا ڈاکو نکلا جس نے اپنے گھر کے اندر ڈاکہ ڈالا۔ کیوں آخر کیوں؟ یہ کیوں کسی برچے کی طرح اس کے دل و دماغ میں دھس کر رہ گئی اور وہ الٹے سیدھے قدموں چلتا اس چوک پر پہنچ گیا جہاں سے وہ شمس نام کے ایک بچھو، ایک سانپ کو لے کر اپنے گھر آیا تھا اور جس نے سب سے پہلے اس کو ڈسا۔ اور وہ اس چوک پر کھڑا سوچ رہا تھا کہ اسے کیا کرنا چاہیے، لہٰذا وہ سوچ کے اس نتیجے پر پہنچا کہ اب اس کا جینا بیکار ہے، اسے مر جانا چاہیے۔ لیکن مرنا بھی آسان نہیں ہے۔ کیا وہ زہر کھا کے مر جائے؟ مان کہیں قریب یا دور سے ریل کی سیٹی کی آواز آئی اور وہ سوچنے لگا کہ
रेल की पटरी पर लेट जाने से भी मौत आसानी से आ जाएगी। वो किसी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की छत से भी कूद सकता है, छलांग लगा के किसी गाड़ी के आगे भी आ सकता है। गले में फंदा लगा के बहुत से लोग आसानी से खुदकुशी कर लेते हैं, लेकिन खुदकुशी फिर खुदकुशी है। इसके बच्चों के लिए बदनामी का बदनुमा दाग जो जिंदगी भर इनके माथे से नहीं उतरेगा, और जिंदगी भर इसके बच्चों को एहसास नदामत रहेगा, और लोग भी एहसास दिलाते रहेंगे कि इनके बाप ने खुदकुशी कर ली थी। नहीं नहीं, एकदम से जाहिद के अंदर किसी नए जज्बे ने जन्म लिया। मैं खुदकुशी क्यों करूं? गुनाह मैंने और मेरे बच्चे ने तो नहीं किया। मैं या मेरे बच्चे भुगते? जिन्होंने गुनाह किया है सजा भी इन्हीं को भुगतनी चाहिए। जाहिद तनकर सीधा खड़ा हो गया और फिर सोचने लगा, सजा क्या हो। इसने अपने होशो हवास काबू में किया और एक पढ़े लिखे आदमी की तरह शुमाइला और शम्स के लिए सजा सोच ली। इसने बराबर ही में एक स्टेशनरी की दुकान से लेटर पैड खरीदा। इस दुकान में बैठ के एक कागज पर कुछ लिखा और लिफाफे में बंद किया। सड़क पे आके एक टैक्सी एंगेज की और रेलवे स्टेशन पहुंचा। पेशावर की आखिरी गाड़ी रात 11 बजे जा रही थी। जाहिद ने एक डब्बे के अंदर 2 सीटें मखसूस कराई और टिकट लेकर बहुत इत्मीनान के साथ वापस घर की तरफ रवाना हुआ। घर की फजा बिल्कुल मुख्तलिफ थी। बच्चे इसमें मामूल खेल कूद रहे थे और बाप की आमद का इंतजार कर रहे थे। शुमाइला के कान भी हर बाइक की आवाज पर खड़े हो जाते। शम्स भी दोपहर घर से निकलने के बाद अब शाम को दोबारा वापस आ गया था और सख्त शशोपंज बल्कि तशवीश में मुबतला था, क्योंकि दिन में वो शको शुबा में पड़ गया था, लेकिन किसी अपने नतीजे पर नहीं पहुंचा था। इसने महसूस किया था कि किसी ने शायद खिड़की का पर्दा सिरका कर अंदर झांका था। शुमाइला ने भी पर्दा सिरकने का नोटिस लिया था और पर्दे के साथ लगा हुआ कोई हाथ भी दोनों को दिखाई दिया था, लेकिन शम्स ने उठने पलटने संभलने और खिड़की तक जाने में कुछ वक्त लगा दिया था। और फिर इसने पर्दे को अच्छी तरह हटाकर जब बाहर देखने की कोशिश की तो इसे किसी की पूछ नजर आई, जैसे कोई झांक कर वापस जा रहा हो, और ये पूछ इसे जाहिद की मालूम हुई थी, लेकिन फौरन नजरों से ओझल हो गया और वो कुछ न देख सका कि कौन था, लिहाजा कोई हतमी नतीजा भी न निकल सका। यकीनन कोई राहगीर या पास पड़ोस का आदमी था। शम्स ने खुद को और शुमाइला को तसल्ली दी, लेकिन तशवीश बहरहाल मौजूद थी। अगर कोई राहगीर या पड़ोसी था तो एक तशवीशनाक बात हो सकती है और नहीं भी हो सकती। दोनों बातें थी और अब घर की चारदीवारी को जाहिद की आमद का इंतजार था और घर के हालात का इन्हिसार जाहिद की आमद पर। मान घर के दरवाजे की घंटी बजी। अंदर के चोर ने शुमाइला को मुतज़लज़ल कर दिया था। वो धड़कते हुए दिल के साथ दरवाजे की तरफ गई। गेट खोलने पर पहली हैरान कुन और खिलाफे मामूल बात जो शुमाइला ने देखी वो जाहिद का चेहरा था। फिर जाहिद की बाइक नहीं थी, वो टैक्सी दरवाजे पर अभी तक खड़ी थी। जान, बाइक कहाँ है आज? शुमाइला ने जाहिद से आंखें मिलाए बगैर दरवाजे के बाहर खड़ी टैक्सी की तरफ देखकर पूछा। बाइक नहीं आज, वो भी शुमाइला की तरफ देखे बगैर जज्बात और मफहूम से आरी लहजे में बोला, और शुमाइला से अपने वजूद को बचा के अंदर आ गया जैसे वो कोई गैर औरत हो। शुमाइला इसके तेवर देखकर लरसी गई। शम्स अंदर कमरे में मौजूद था। जाहिद ने शम्स के चेहरे की तरफ नहीं देखा। जाहिद का चेहरा बिल्कुल अजनबी सा था। अरे क्या बात है भाई, कहाँ से आ रहे हो? शम्स ने बिल्कुल नॉर्मल तरीके से इस तरह बात शुरू की जैसे कोई बात ही नहीं हुई हो, लेकिन जाहिद ने इसकी बात अनसुनी करके बहुत नफरत और हकारत के साथ जुमले को बीच में काटा। हुश हुश हुश, ज्यादा बात नहीं, अंदर कमरे में जाके अपना सामान ले आओ, ये हुक्म था। जाहिद मान शम्स के होंठ और जुबान लड़खड़ा गई और जाहिद ने अंगुश्ते शहादत बुलंद करके कहा, बस जितना कहा उतना करो, अपना सामान ले आओ। और फिर वो शुमाइला की तरफ घूमा और आंखें मिलाए बगैर ताहुकुमाना अंदाज में मुखातिब हुआ, तुम भी अपना सामान बांधो। ये कहकर वो खुद ही शुमाइला के कपड़ों का सूटकेस उठा लाया। कुछ कपड़े इसमें पड़े थे, कुछ चीजें जाहिद ने इसके अंदर फेंकी और किसी रोबोट की तरह बोला, तुम दोनों फौरन ये घर छोड़ दो और इस शहर से चले जाओ। जाहिद, लेट मी एक्सप्लेन। शम्स हड़बड़ाकर कुछ बोलने लगा, आखिर कुछ तो बताओ। शट अप। जाहिद का गुस्सा और जलाल देखकर दोनों सहम गए। दोनों बच्चे बात को कुछ कुछ समझ के एक कोने में सहम गए थे। जाहिद किसी डिक्टेटर की तरह मजीद ऑर्डर देते हुए दोनों की तरफ देखे बगैर बोला, अब निकलो यहाँ से, भाई टैक्सी खड़ी है, ये टिकट है 2 रेल के, सीटें रिजर्व हैं पेशावर तक, अपनी मर्जी के स्टेशन पर उतर सकते हो। अब बकिया जिंदगी चैन से बसर करो, खुलेआम चोरी छुपे नहीं। जाहिद रुक रुक कर एक ही सांस में बोलता चला गया और शुमाइला के वजूद पर कपकपी तारी हो गई, जैसे जबान बंद हो गई हो। शम्स के चेहरे पर खौफ और वहशत तारी थी। दोनों के अंदर अब जाहिद के साथ कोई बात करने की सकत नहीं थी और जाहिद का रवैया भी ऐसा हो गया था, इसने किसी की बोलने की कोई गुंजाइश नहीं रखी थी। और ये 2 लिफाफे हैं, चाहे पर्स में रखो चाहे सूटकेस में। जाहिद ने लिफाफे शुमाइला की तरफ बढ़ाए। अभी तक इसने एक निगाह भी शुमाइला के चेहरे पर नहीं डाली थी, लेकिन जो कुछ वो बोल रहा था और करता जा रहा था, इससे अंदाजा होता था कि
वो एक पुख्ता प्रोग्राम और मुसम्मम इरादे के साथ घर लौटा है। इस एक लिफाफे में 15,000 रुपए का चेक तुम्हारे नाम है। तुम इसके साथ पर्सनल अकाउंट खोल सकती हो, क्योंकि ऐन मुमकिन है कल ये शख्स तुम्हें भी धोखा दे जाए। जाहिद ने दोनों लिफाफों में से एक लिफाफा अलग करके कहा, सुनो जाहिद। शम्स ने डरते डरते कुछ कहना चाहा। हुश, डोंट इंटरप्ट। जाहिद ने फिर उंगली बुलंद करके शम्स को बोलने से रोका, और उसके रोकने के अंदाज से लगता था जैसे वो स्ट्रे कैफियत में मुब्तला, और शम्स सहम कर चुप हो गया। पकड़ो लिफाफा, इसे संभाल के रखो। वो बीवी से मुखातिब हुआ, लेकिन इसके चेहरे की तरफ भी नहीं देखा। और ये लो दूसरा लिफाफा। जाहिद ने फिर दूसरा लिफाफा इसकी तरफ बढ़ाया। शुमाइला ने कुछ न समझते दूसरा लिफाफा कपकपाती उंगलियों से थामा, और फिर जाहिद ने पहली मर्तबा शुमाइला के चेहरे को गौर से देखते हुए दुख, कर्ब और मलामत से रिक्कत भरे लहजे और रूंधी आवाज में बोला, इस लिफाफे में तलाकनामा है। मैंने तुम्हें तलाक दे दी है। नहीं, शुमाइला चिल्लाई, ये नहीं हो सकता। हाँ शुमाइला, ये हो गया है। जाहिद भी दुख भरे लहजे में बोला, मैंने तुम्हें तलाक दी है। मुझ पर रहम खाओ, खुदा के लिए मुझ पर रहम खाओ। वो धड़ाम से जाहिद के कदमों में गिर गई और आंसू जाहिद के पांव पर तेजी से गिरने लगे। ऐसा न करो जान, इतना बड़ा फैसला मत करो, वो गिड़गिड़ाई। फैसला तो हो गया। जाहिद की आवाज बिन बोले बैठ गई थी। तीर कमान से निकलकर वापस तो नहीं आ सकता। तलाक का फैसला भी कमान से निकले हुए तीर की तरह होता है। अब बेहतरी इसी में है कि तुम दोनों शादी कर लो। ऐसा ना करो प्लीज जाहिद, ऐसा ना करो, रहम करो जाहिद, मेरी खता। वो दीवानी होकर जाहिद की टांगों से लिपट गई। मैंने कहा ना, खता माफ करने से भी वक्त अब पीछे नहीं जा सकता। तुम उठो, ट्रेन का वक्त हो चला है। फिर वो शम्स की तरफ मुड़ा और पहली दफा इसने शम्स के चेहरे को देखा, जहाँ इसे फिटकार बरसती नजर आ रही थी। आउट। जाहिद ने गर्दन घुमा के शम्स को दरवाजे का रास्ता दिखाया और फिर दोनों को सामान समेत आगे करके खुद उनके पीछे पीछे हो लिया। वो दरवाजा छोड़ने से पहले शुमाइला से बोला, और हाँ, घर के बाहर दादो फरियाद नहीं करना, मोहल्ले वालों को पता चलेगा और ये बच्चों के लिए अच्छा नहीं होगा। बच्चे? शुमाइला ने बच्चों को देखकर सवाले अंदाज में कहा। बच्चे अभी तक कोने में सहमे हुए थे। बच्चों के लिए मैं हूं ना, इनकी फिक्र ना करो तुम। चलो टैक्सी में बैठो दोनों। वो दोनों को हाँकने के अंदाज में बोला और फिर दोनों को टैक्सी की पिछली नशीस पर बिठाया, खुद आगे बैठा और टैक्सी रेलवे स्टेशन की तरफ रवाना हो गई।